हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस। हम मैनेजमेंट का चैप्टर कर रहे हैं ओसी में। मैनेजमेंट में हमेशा आपको ये लाइन याद रखनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में की थी कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है दूसरों से काम करवाने का, या दूसरों जो भी ग्रुप में काम करते हैं दूसरों से काम करवाना है, ग्रुप में काम करना है, ग्रुप एक्टिविटी करनी है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। सो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, व्हाट इज़ प्लानिंग। सो प्लानिंग को हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि प्लानिंग क्या होता है कि हम कोई भी काम करने वाले हैं तो उसका एक प्लानिंग किया जाता है, मैप बनाया जाता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। सपोज़ करो कोई फैक्ट्री लगानी है तो सबसे पहले हमें एक लैंड डिसाइड करनी होगी, एक एरिया डिसाइड करना होगा, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में शेड लेना होगा, या सपोज़ करो हमें कोई मोबाइल स्टोर खोलना है तो उसके लिए मोबाइल स्टोर के लिए हमें किसी मेन मार्केट में जगह चाहिए होगी, शॉप चाहिए होगा, लोकेशन अच्छा होना चाहिए। सो ऐसे प्लानिंग की जाती है, उसके बाद एक्शन लिए जाते हैं बाकी के। सो प्लानिंग फर्स्ट एक्शन होता है मैनेजमेंट का। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में समझते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज अ स्ट्रक्चर फॉर द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। बिजनेस का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए जो भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उन इंडिविजुअल्स को अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सपोज करो हमने एक फैक्ट्री स्टार्ट की और फैक्ट्री स्टार्ट करने में हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। सो उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, जो भी सुपरवाइजर्स हैं, उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और साथ में उन्हें अथॉरिटी भी दी जाएगी। सो कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती हैं और उन्हें अलग अलग अथॉरिटीज़ दी जाती हैं, पावर्स दिए जाते हैं उसके रिगार्डिंग। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसे प्रोडक्शन रिलेटेड पावर्स दिए जाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, अथॉरिटीज़ दी जाएगी। अगर कोई मार्केटिंग में काम कर रहा है दैट मीन्स उसका काम होता है सेल्स करना, प्रोडक्ट को सेल करके देना, तो उसे सेल्स रिलेटेड पावर्स दिए जाएंगे। सो ये अलग अलग पावर्स या अथॉरिटीज़ दिए जाते हैं। और ये काम कब होगा? सबसे पहले प्लानिंग होगी। प्लानिंग में हम डिसाइड करेंगे कि हमें बिजनेस कौन सा करना है, हमें प्रोडक्ट कौन सा बनाना है और उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अब ऑर्गेनाइजिंग होगा। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोग्राम एक्सेट्रा आर डिसाइडेड थ्रू प्लानिंग। प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो चुके होंगे, पॉलिसी डिसाइड हो चुकी होगी और प्रोग्राम डिसाइड हो चुका होगा। हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, हमारे बिजनेस पॉलिसीज़ क्या होंगे, हमारा बिजनेस प्रोग्राम क्या होगा, ये प्लानिंग में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होगा। The activities of business are divided among different sections and various groups of people for the accomplishment of objectives. एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिवाइड की जाती हैं अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में, एंड वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों में। एक ही पर्सन अलग अलग काम इतने इफ़ेक्टिव नहीं कर पाएगा। सपोज करो कि कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और अगर हम उसका ट्रांसफ़र सेल्स डिपार्टमेंट में कर दें और जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका हम ट्रांसफ़र प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर दें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जिसे सेल का नॉलेज है वो प्रोडक्शन कैसे करेगा और जिसे प्रोडक्शन का नॉलेज है वो सेल्स कैसे करेगा। सो द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस आर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट सेक्शंस। अलग अलग सेक्शंस में एक्टिविटीज़ डिवाइड की जाती हैं एंड वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों में ये डिवाइड की जाती हैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। सो जो प्लानिंग में हम करके आए हैं अब ऑर्गेनाइजिंग में उसे हमें अप्लाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी।
रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर। अमॉन्ग दीज सेक्शंस एंड ग्रुप्स get clarified with the formation of organization structure. Issues like who will supervise, who will have authority and responsibility of work, interrelationship among individuals etc. प्लानिंग में जो भी हम डिसाइड करते हैं कि मुझे ये काम करना है, अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, उसके पावर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज अलॉट होंगे और वो काम स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है, प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ अ बिजनेस यूनिट्स वाइल ऑर्गेनाइजेशन इज द फिजिकल स्ट्रक्चर। प्लानिंग ब्रेन है और ऑर्गेनाइजेशन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। अब मैं इसे आपको आपके स्टडी के रिलेटिंग एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि सपोज कीजिए कि आज आपने डिसाइड किया कि आज आपको स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ये आपने डिसाइड किया, और ये डिसाइड कहाँ किया, ये आपने प्लानिंग की, ये आपके ब्रेन में होती है, ब्रेन में प्लानिंग होगी। बट आपके ब्रेन में प्लानिंग करने से चैप्टर पूरा तो नहीं हो पाएगा, अब उसे करना पड़ेगा। अब स्टैटिस्टिक का चैप्टर है तो उसके लिए आपको बुक, नोटबुक, पेन, कैलकुलेटर, स्केल ये सब लेकर बैठना पड़ेगा और करना पड़ेगा। सो करने के लिए आपके फिजिकल ऑर्गन्स काम करेंगे, आपका हाथ काम करेगा, आपकी आईज काम करेंगी। सो प्लानिंग क्या हुआ, आपने सोचा, वो ब्रेन में हुआ, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, वो आपने फिजिकल कर दिखाया। सो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि प्लानिंग ब्रेन में की जाती है। साउंड, आप बैठे हो प्लानिंग कर रहे हो, कोई एक्टिविटी नहीं है, नहीं दिखाई देगा आप काम कर रहे हो। बट जब आप ऑर्गेनाइजेशन करोगे, मीन्स उस सम को लेकर कैलकुलेट करने बैठोगे, तब दिखाई देगा कि हाँ ये तो कुछ कर रहा है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी इज टू टेक द इंटेलेक्चुअल डिसीजन। ब्रेन का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लेना, मीन्स माइंड में डिसीजंस लेना। वाइल इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो ऑर्गन होते हैं वो हमारे काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसे पूरा करते हैं। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि आपके ब्रेन में आपने डिसाइड किया कि आज आपको एक न्यू नोटबुक लेकर आनी है। अब ये तो आपने सिर्फ ब्रेन में किया, न्यू नोटबुक बाय करनी है। अब ब्रेन में सोचने से, प्लानिंग करने से नोटबुक तो आ नहीं जाएगी। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, वो काम पूरा करना होगा। तो आप अपना व्हीकल लेकर, गाड़ी लेकर, साइकिल लेकर, या हो सकता है पैदल जाएं, बुक स्टोर तक जाएंगे, वहाँ से नोटबुक परचेज करेंगे और वापस आएंगे। सो आपके अलग अलग ऑर्गन्स काम करेंगे, आपके हाथ पैर काम करेंगे। सो प्लानिंग मीन्स माइंड में होगी, ब्रेन में होगी, साउंड है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, हमारी बॉडी काम करती है और हम वो काम पूरा करके दिखाते हैं। इन द सेम मैनर, the functions of planning in a business unit is to take intellectual decisions. In order to implement these of decisions, distribution of work, authority and responsibility is delegated among the various employees of various department. प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल काम होगा, उसे पूरा करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अलग अलग अथॉरिटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि वो उस काम को पूरा कर सके। सो ये था ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग? इन नोट्स के मैं आपको इमेजेस या पीडीएफ फाइल ग्रुप में सेंड करता रहता हूँ, आपको ग्रुप में मिलते होंगे। इसके प्रिंटआउट्स आपको जब भी हम लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे और हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, उस टाइम पर आपको इसके प्रिंटआउट्स मिल जाएंगे। और दूसरा फ्रेंड्स, हो सकता है हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस इस लॉकडाउन में सबसे लास्ट में खुले, या हमें सबसे लास्ट में परमिशन दी जाएगी। और ऐसा भी सुनने में आया है कि इस साल जो भी सिलेबस होगा उसमें भी थोड़ी बहुत कटौती हो सकती है, कंफर्म नहीं है अभी तक। सो हम अपना कोर्स जो है वो आराम से चलाएंगे,
हमें पता नहीं कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से कैंसिल किए जाएंगे, या हो सकता है पूरा ही कोर्स आ जाए। ये जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये फिर से एक बार हम रिवीजन भी करेंगे क्लासेस में। सो डोंट वरी, जितना आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है उतना आप यहाँ से गेन कीजिए नॉलेज। नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाते हैं। कोई डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर दिया हुआ है, नंबर सबके पास है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। फिर अगर और कोई पर्सनली सीखना है आप उन्हें नोट डाउन करके रखिए, जब भी हम पर्सनली मिलेंगे डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स पर। सो आप कोर्स की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम आराम से कोर्स पूरा करेंगे। और दूसरा, वैसे भी अभी वैकेशन पीरियड है, आप देखेंगे कि जो भी टीचर्स अप्रैल में स्टार्ट करते हैं वो 15-20 डेज़ या 1 महीना पढ़ाने के बाद फिर 15 से 20 डेज़ का वैकेशन लेते हैं। तो ये वैसे भी हमारा वैकेशन पीरियड है, हम आराम से कोर्स कंप्लीट करेंगे। कोर्स की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स संडे को कॉल करते हैं मुझे कि सर आज लेक्चर नहीं मिला, सर आज लेक्चर नहीं आया। सो बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो लेक्चर का, आपको लेक्चर्स आराम से मिलेंगे। हमें जल्दी नहीं जाना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जल्दी से कोर्स पूरा कर लेते हैं, ब्रिलियंट हैं, लेकिन कुछ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। हमें सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। सो इसलिए हम अपना कोर्स आराम से करेंगे, ताकि चाहे वो स्टूडेंट ब्रिलियंट हो या वो एक एवरेज स्टूडेंट्स है, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। कोर्स को फास्ट करते जाएंगे, अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आगे करते जाएंगे, एवरेज स्टूडेंट कर नहीं पाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम आराम से अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। मैं अपनी स्पीड को एवरेज रखूँगा, जैसे मैं क्लासेस में रखता हूँ वैसे भी यहाँ पर रखूँगा। सो प्लीज़ आपको कॉल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सर आज लेक्चर नहीं आया, संडे है, हो सकता है टाइम ना मिला हो या लेक्चर नहीं बना हो। हम आराम से अपना कोर्स पूरा करेंगे। और वैसे भी जब आप क्लासेस में आते हो, आपके कितने दिन क्लास होते हैं, आप 6 डेज अ वीक आते हो, मंडे टू सैटरडे आते हो, तो आप आराम से कोर्स पूरा कीजिए। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, हम अच्छे से कोर्स पूरा करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे बोर्ड में। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया हमारा, ऑर्गेनाइजिंग हमने पूरा किया। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स स्टाफ को अपॉइंट करना। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो विदाउट स्टाफ हमारा काम नहीं हो सकता। तो हमें स्टाफ अपॉइंट करना होता है, और स्टाफ अपॉइंट करने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जाती है अगर वो न्यू है तो, और उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। स्टाफिंग का एक पूरा अलग से चैप्टर है आपका मैनेजमेंट में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं स्टाफ क्या है, स्टाफिंग क्या है। एम्प्लॉइज आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ यूनिट। आर्म्स एंड लेग्स, अब आपने कोई भी प्लानिंग किया और ब्रेन में डिसाइड किया कि मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है। सपोज़ कीजिए आपको नोटबुक का प्रोडक्शन करना है। अब नोटबुक का प्रोडक्शन करने के लिए आपने प्लानिंग किया, अब उसका ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फैक्ट्री लेनी होगी, आपको पेपर बाय करना होगा, मशीन्स या इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, फिर स्टाफ अपॉइंट करोगे, स्टाफ उन मशीन्स पर प्रोडक्शन करेगा, एंड देन आप वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर पाओगे। सो जब तक आपके पास स्टाफ नहीं है तब तक आपका काम नहीं हो सकता। सो एम्प्लॉइज आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ अ यूनिट। एक यूनिट के आर्म्स एंड लेग्स हैं। जैसे हमारी बॉडी में आर्म्स एंड लेग्स, हमारे हाथ और पैर कितने इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही बिजनेस में एम्प्लॉइज़ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये किसी भी यूनिट के आर्म्स एंड लेग्स हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज, स्टाफिंग इज कंसर्न्ड with availing and maintaining satisfactory manpower। ध्यान से वर्ड्स को समझना, availing and maintaining satisfactory manpower। एक अवेल करना मीन्स अपॉइंट करना, एक्वायर करना, मेन पावर को अवेल करना एंड मेंटेन करके रखना। एक वर्कर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक सेटिस्फैक्ट्री काम कर रहा है तो इसमें दोनों का बेनिफिट होता है। सो एक
स्टाफ को अवेल करना और उन्हें मेंटेन करके रखना, सेटिस्फैक्ट्री मैन पावर। अब सेटिस्फैक्ट्री मैन पावर किसे कहेंगे, ध्यान से समझना। सपोज करो कि एक वर्कर जो रिलायंस में अपनी जॉब स्टार्ट कर रहा है और उसकी एज है 25 ईयर्स, 25 साल की एज में उसे रिलायंस में जॉब मिली और वो 60 की एज में रिलायंस में से रिटायर हो रहा है। अब आप देखिए कि 60 में से 25 माइनस कीजिए, 35 ईयर्स बचते हैं। उसने 35 ईयर्स अपना उस कंपनी को दिया, तो उसने 35 ईयर्स अगर रिलायंस में काम किया है तो देखने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ 25 की एज में लगा और 60 में रिटायर हुआ, 35 ईयर्स काम किया। बट वैसे देखो तो 25 तक तो उसका क्वालिफिकेशन चला होगा, तो उसके बाद तो उसने यूँ कह सकते हैं कि पूरी लाइफ उस कंपनी को दे दी। अब पूरी लाइफ उसने अगर रिलायंस में काम किया है 35 ईयर्स तक, सेटिस्फैक्शन रहा होगा उसे। कोई भी वर्कर लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करता है, फर्स्ट उस वर्कर को जो भी उसके सैलरी होगी उसे मिल रही होगी, टाइम टू टाइम उसे बेनिफिट्स मिलते होंगे, इंक्रीमेंट मिलते होंगे, वो अपने काम से सेटिस्फाइड होगा, तभी तो उसने वहाँ पर पूरी लाइफ निकाल दी, 35 ईयर्स दिए उस कंपनी को। तो ये क्रेडिट है एक वर्कर की कि उसने इतना लॉन्ग टर्म तक उस कंपनी में काम किया। नाउ अब आ जाते हैं ऑनर की साइड। जो उस कंपनी का मालिक है, जो उसका ऑनर है, जो उसका बॉस है, उसके लिए देखें तो उसके पास कोई वर्कर 35 ईयर्स से काम कर रहा है। दैट मीन्स वो बॉस उसके काम में से सेटिस्फाइड होगा, उसे उसके वर्क में से सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, वो प्रॉपर काम कर रहा होगा, तभी तो एक ऑनर, एक बॉस किसी वर्कर को 35 ईयर्स तक अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों की क्रेडिट है, कंपनी की भी क्रेडिट है, रिलायंस की क्रेडिट है कि वो बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, अच्छा इंक्रीमेंट देते हैं और बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं वर्कर्स को, और दूसरा वर्कर की क्रेडिट है कि वो सेटिस्फैक्ट्री काम कर रहा होगा। तो दोनों की क्रेडिट है इसमें। सो डॉक्टर जॉर्ज ने क्या समझाया है कि स्टाफिंग इज कंसर्न विथ अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री मैन पावर। मैन पावर को अवेल करना है और उसे मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट, एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक अ मेयर स्केलेटन। विदाउट स्टाफ, बिना स्टाफ के अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ एक कंकाल है। इसकी मीनिंग होगी कंकाल। जैसे हमारी बॉडी में सिर्फ हड्डियां हो और कुछ भी ना हो तो उसे हम कंकाल कहते हैं। तो अगर स्टाफ ना हो, समझो फैक्ट्री है, मशीन है, आप एक ऐसी फैक्ट्री को इमेजिन करो अपने माइंड में कि फैक्ट्री बहुत बड़ी है, अंदर मशीन्स लगे हुए हैं, इक्विपमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन सिर्फ स्टाफ नहीं है, लोग नहीं है, काम करने वाले वर्कर्स नहीं है, मजदूर नहीं है, एम्प्लॉइज़ नहीं है। तो क्या है वो? अब उस फैक्ट्री में क्या बचा? सिर्फ दीवारें बची, सिर्फ मशीन्स बचे, काम नहीं होगा। सो बिना स्टाफ के एक फैक्ट्री सिर्फ एक कंकाल है। स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द राइट पोजिशन एट द राइट टाइम इन द राइट नंबर विद द राइट क्वालिफिकेशन। अब इसमें एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द राइट पोजीशन, हमें रिक्रूट करना है राइट पोजीशन के लिए, एट द राइट टाइम, टाइम भी प्रॉपर होना चाहिए, राइट नंबर, एम्प्लॉइज का नंबर जो है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, एंड राइट क्वालिफिकेशन। अब ध्यान से समझते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द राइट पोजीशन। राइट पोजीशन का मीनिंग होता है कि जिस एम्प्लॉय को जिस पोजीशन पर अपॉइंट करना चाहिए वो उसकी राइट पोजीशन होती है। सो राइट पोजीशन पर जब हम एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है काम करने का वो इंक्रीज हो जाता है। सपोज कीजिए कि एक मिस्टर ए है जो
जिसका क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सीए है, बट अगर हम उसे सीए की जगह न अपॉइंट कर एक नॉर्मल क्लर्क की जगह अपॉइंट करें और उसे क्लर्क का काम करने के लिए दे दें, तो वो उसके लिए राइट पोजीशन नहीं है। सो जो एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट करना है, रिक्रूट करना है, वो राइट पोजीशन होना चाहिए उसका, राइट पोजीशन का। कोई समझो किसी ने लास्ट 5 to 10 ईयर्स मैनेजर की पोस्ट पर काम किया है और अब हम उसे क्लर्क का काम दे रहे हैं, ये राइट पोजीशन नहीं है उसके लिए। सो राइट पोजीशन होना चाहिए। देन एट द राइट टाइम, राइट टाइम मीन्स जब हमें एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, प्रॉपर टाइम पर एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट करना होता है। इन द राइट नंबर, राइट नंबर की मीनिंग होती है कि सपोज़ कीजिए कि मेरी फैक्ट्री के लिए मुझे 100 वर्कर्स की ज़रूरत है, तो ये एक राइट नंबर है। 100 का 50 वर्कर्स अपॉइंट करूँगा तो भी प्रॉब्लम होगा, काम पूरा नहीं होगा, और 100 की जगह 200 अपॉइंट कर दिए तो भी प्रॉब्लम होगा, सैलरी कैसे देंगे हम उन वर्कर्स को। तो राइट नंबर में हमें एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट करना है, रिक्रूट करना है। एंड द लास्ट इज विद द राइट क्वालिफिकेशन। जब भी हम एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट करेंगे उनका क्वालिफिकेशन सही होना चाहिए। अगर अकाउंट डिपार्टमेंट में है तो उसका क्वालिफिकेशन बीकॉम, एमकॉम, सीए हो सकता है। अगर किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है तो उसका क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बीटेक, एमटेक या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकता है। सो राइट क्वालिफिकेशन होगा तो वो हमें हेल्प करेगा। अगर हम किसी को सेल्स में अपॉइंट कर रहे हैं, मार्केटिंग में अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसका एमबीए किया हुआ होना चाहिए मार्केटिंग में। सो फिर से मैं ये लाइन, ये पॉइंट फिर से रीड कर रहा हूँ, अब होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। Staffing is related with recruitment of employees for the right position. That means जो उसका पोजीशन है वही मिलना चाहिए, मैनेजर है तो मैनेजर, सीए है तो सीए, at the right time, in the right number, with the right qualification. इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जब हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। It also includes selection, training, transfer, promotion, dismissal, retirement and welfare activities of employees। जब हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं तो स्टाफिंग करते वक्त हमें एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर सिलेक्शन करना होता है, उन्हें ट्रेनिंग देनी होती है। ट्रेनिंग दैट मीन्स अब हमारे पास समझो मशीन्स हैं जहाँ पर एम्प्लॉय को काम करना है और वो जिस कंपनी में से आ रहा है वहाँ पर उसने पुराने मॉडल्स यूज़ किए, हमारे पास न्यू मशीन्स हैं, तो ट्रेनिंग देनी होगी। या कई बार ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय लास्ट 10 ईयर से एक कंप्यूटर पर काम कर रहा है और वो सॉफ्टवेयर जो है वो अब अपग्रेड हो गया है, उसकी भी उसे ट्रेनिंग देनी होगी। सो एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सिलेक्शन करना होता है, उन्हें ट्रेनिंग देनी होती है, उन्हें ट्रांसफ़र देना होता है, उनका प्रमोशन होगा। अगर किसी ने 5 या 10 ईयर्स तक प्रॉपर काम किया है, अच्छे से काम किया है, तो अब उसे प्रमोट करना होगा। डिसमिसल, अगर उसने कुछ मिस्टेक किए हैं तो उसे डिसमिस भी करना पड़ सकता है। रिटायरमेंट, अब अगर किसी के एज हो जाती है 60, 62, 65 तो वो रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट। तो एक एम्प्लॉय के लिए ये सारे काम एक ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। सपोज़ कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है जहाँ पर अप्रॉक्स 5000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब उन 5000 में से एवरी मंथ कोई एक ऐसा होगा कि जो रिटायर हो रहा होगा, कोई एक ऐसा होगा कि जिसका प्रमोशन हो रहा होगा, कोई ऐसा होगा जिसका ट्रांसफ़र हो रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, तो ये एक उस ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है। दूसरा, सपोज़ कीजिए रेलवे है, रेलवे में कितने सारे लोग काम करते हैं, आप रेलवे के एम्प्लॉयज़ देखो कितने हैं। सो रेलवे में अप्रॉक्स 15 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब 15 लाख एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग, उनका ट्रांसफ़र करना, उनका प्रमोशन करना, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ करना, उनके लिए रिटायरमेंट अरेंज करना, सो ये सारे काम रेलवे को करने पड़ते होंगे। 15 लाख एम्प्लॉयज़, अप्रॉक्स 15,40,000 है परफेक्ट नंबर। सो ये 15,40,000 एम्प्लॉयज़ रेलवे में काम करते हैं। सो कितना बड़ा स्टाफ होगा उनका, सो स्टाफ का पूरा ध्यान रखना होगा। स्टाफिंग फंक्शन स्टडीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। स्टाफिंग जब हम चैप्टर करेंगे वहाँ पर हम ये एक फंक्शन देखेंगे
जिसमें हम स्टडीज़ करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़, कि जब एक एम्प्लॉय काम करता है तो उसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं काम करते वक्त उसके प्रॉब्लम्स कौन से हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन इट्स एम्प्लॉयज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा जब मैं आपको नोट्स दूंगा। द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन इट्स एम्प्लॉयज़, किसी भी बिजनेस का सक्सेस जो है वो उसके एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड करता है। आज देखिए गूगल है, गूगल में काम करने वाले CEO सुंदर पिचाई, क्यों उन्होंने उसे अपॉइंट किया है? क्योंकि किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए अगर उसके एम्प्लॉयज़ ऑनेस्ट हैं, हार्डवर्क करने वाले हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉयज़ उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे, लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज बिलीव ऑफ एवरी प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट दैट अ सेटिस्फाइड स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये माना गया है हर एक प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट का, प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट मीन्स जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, बहुत अच्छा सक्सेस अचीव किया है, कि अ सेटिस्फाइड स्टाफ, अगर स्टाफ सेटिस्फाइड है, इज एन इनवैल्यूएबल एसेट्स, वो बिजनेस के इनवैल्यूएबल एसेट्स हैं। देखिए होगा क्या कि स्टाफ सेटिस्फाइड है, अब अगर स्टाफ सेटिस्फाइड है तो वो कभी भी उस कंपनी को छोड़ने के लिए नहीं सोचेगा। अब अगर स्टाफ छोड़कर नहीं जाएगा तो कंपनी में जो काम है वो बहुत अच्छे से करेगा। अगर एक स्टाफ छोड़कर चला गया तो उसकी जगह दूसरे स्टाफ को अपॉइंट करना होगा, फिर उसे काम समझाना होगा, उसे ट्रेनिंग देनी होगी, उसे वो सॉफ्टवेयर समझाना होगा, मशीन समझाने होंगे कैसे ऑपरेट करते हैं। तो वो हो सकता है समझाने में हमें 1, 2 या 3 महीने लग जाएं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 महीने के बाद वो भी निकल गया, फिर एक दूसरा आया, फिर उसे समझाना पड़ेगा। तो अगर एक सेटिस्फाइड स्टाफ है और वो एक लॉन्ग टर्म तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनवैल्यूएबल एसेट्स है। तो ये था स्टाफिंग का क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने आज कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स ये लेक्चर यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये चैप्टर यहाँ पूरा हुआ। कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल कीजिए। घर पर रहिए, सेफ रहिए, कोर्स की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, हम आराम से पूरा करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अभी हमारा वैकेशन पीरियड चल रहा है, हम मई में हैं, हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है और वैकेशन पीरियड है, आप इसका यूज़ भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका स्कूल नहीं है, ट्यूशन्स नहीं है, पूरा दिन घर पे हैं, टीवी देखना है, पबजी खेलना है, ये बेस्ट टाइम है आपको यूज़ करने के लिए। सो जितने भी मैं आपको लेक्चर्स भेजता हूँ, सम्स भेजता हूँ, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।